नमस्कार। बड़ौदा का सबसे पहला न्यूज़ चैनल वीएनएम में आपका स्वागत है और डिजिटल में भी हम सबसे पहले हैं जहां से लाइव की शुरुआत हुई। तो क्यों ना हम इस डिजिटल मीडिया का लाइव का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें और आप तक ऐसी बातें पहुंचाए जो आपके दिल को छूती है, जो आपके दिमाग से सीधे दिल में उतरती है। तो अभी माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव का। हर व्यक्ति अलग अलग सोच रहा है, हर व्यक्ति बहुत सारी बातें कर रहा है, मगर इसमें जो कवि है ना, लेखक है ना, वो थोड़े से सटायर पे चले जाते हैं। इसीलिए वीएनएम लेकर आया है बुरा न मानो चुनाव है। तो इसमें ऐसी बातें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो आप सोचते ज़रूर है, मगर आपके पास में उसे कहने के लिए या दर्शाने के लिए शब्द नहीं है, जो होते हैं कवि और लेखकों के पास में। तो ये कार्यक्रम में हम ऐसे ही कुछ लेखकों को, शहर के जाने माने कवि लेखकों को हम बुलाते हैं और वो जो लिख रहे हैं चुनाव के मद्देनज़र, चुनाव के बारे में वो जो सोच रहे हैं, उनकी कलम जैसे लिखना शुरू कर देती है चुनाव के हर बात को, चुनाव पर और राजनेता पर और राजनीति पर जो वो लिखते हैं, उसको यहाँ आपसे साझा करने के लिए हम हमारे स्टूडियो में वीएनएम की ये विशेष पेशकश में हम उनको बुलाते हैं। बुरा न मानो चुनाव है। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ में जो जुड़े हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं, कवि लेखक मकरंद मुसड़े। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अक्सर मैं उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ ना, वो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मगर मेरे दिल और दिमाग को जिसने बहुत ज़्यादा छुआ वो जो किताब की मैं बात करूँ, માણસ તોય મળવા જેવો, આ ટાઇટલ જ મને એટલું ગમ્યું હતું ને, એટલે હું જ્યારે એમના વિશે વાત કરું ને તો મને આ કહેવાનું જરૂર મન થઈ જાય। ઘણું બધું એમણે લખ્યું છે, પણ આજે અમે થોડી સટાયર, એટલે चुनाव છે તો એવું કંઈક લખ્યું હોય એના વિશે बात करीશું। तो मैं उन्होंने जो लिखा है ना, वो बहुत सारी बातें लेकर आए हैं, वो बताने वाले हैं, मगर उन्होंने जो लिखा है एक चुनाव पर, उसके बारे में वो मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बारे में उसके बाद फिर सीधा कैमरा उन्हीं के ऊपर रहेगा, वही ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे आपसे। हम नेता को चुनते हैं बादशाह की तरह, हम नेता को चुनते हैं बादशाह की तरह, और चुन जाने के बाद वो हमें चुन देते हैं महंगाई की दीवार में अनारकली की तरह। माय गॉड, कितनी गहरी बात उन्होंने लिखी है। अब आपको ये सोचना है कि हम कैसे नेता चुने। खैर वो तो 23 तारीख को हम तय करेंगे, 23 अप्रैल को। मकरंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे, क्या सुनाएंगे? आज हमारा ये विशेष जो कार्यक्रम है बुरा न मानो चुनाव है, उसमें बुरा मानने वाली बात होगी ना, वो सारी बात आपको बतानी है, मगर साथ में हम बोलेंगे चुनाव है, ठीक है? क्या बता रहे हैं सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं जब ये चुनाव आप जब भी बता रही थी तो मेरे दिमाग में जो चल रहा था, तो एक आर.के. लक्ष्मण ने एक कार्टून बनाया है। वो कार्टून पे उन्होंने यही बात कही, जो बुरा न मानो वाली बात। जनरली उनके कार्टून में ऐसा हुआ करता था, हम लोग पढ़ते थे तो एक कॉमन मैन हुआ करता था और एक वो कोने में खड़ा रहता था, बाकी सब घटनाएं बनती थी। लेकिन ये एक ही कार्टून ऐसा है जिसमें पूरे कार्टून में सिर्फ कॉमन मैन है, और वो भी उसने मुंह धंस दिया है जमीन के अंदर। और कार्टून पे लिखा है कि भाई जब से कार्टून पॉलिटिशियन बन गए हैं तब से मैंने पॉलिटिशियन पे कार्टून बनाना छोड़ दिया है। ये आर.के. लक्ष्मण का बयान है, मेरा बयान नहीं है। लेकिन फिर भी हम तो हर चुनाव में कुछ न कुछ लिखने का हमको मौका मिलता है, और हम लिखते भी हैं। बिल्कुल। मैं तो ऐसा कहता हूं कि चुनाव एक टीकाकरण है। अच्छा। जो देश को देना जरूरी है हर 5 साल में कम से कम एक बार। अरे बाप रे। तो ये टीकाकरण होता है, तो ये टीका देने वाले हम लोग हैं, और अगर हमने टीका देना भूल गए तो ये बहुत बड़ा देश का नुकसान भी हो सकता है, और बहुत बड़े बड़े रोग उसमें आ जाएंगे लोगों में। तो बहुत बड़े, क्योंकि फिर बाद में शिकायत हम करते हैं तो वो सही बात नहीं है। टीकाकरण पे वैसे तो हम बच्चे को ले जाते हैं, यहाँ तो टीका देने वाले जाते हैं वहां पर बूथ की तरफ। तो इस किस्म की चीज है। जहां तक आपने बताया कि बुरा न मानो चुनाव है, बुरा न मानो चुनाव में कि हास्य व्यंग की बातें जो होती हैं,
तो मेरा ये मानना है, मैं मजाक में कहता हूं कि प्योर हास्य या प्योर व्यंग की जब बात आती है तो सबके दिमाग में चार्ली चैपलिन इज नंबर 1 पे आता है। और अगर मुझे पूछो तो दूसरे नंबर पे आएंगे आर के लक्ष्मण। हालांकि पहले दूसरा ऐसा मैं, लेकिन अगर करना ही पड़ा तो मैं ये करूंगा। और तीसरे नंबर पे अगर आप सोच रही होंगी कि लेखक कवि वगैरह, तो नहीं, अच्छा, पॉलिटिशियन है। ओह क्योंकि उनके जितना हास्य का खजाना और किसी के पास नहीं। जब कभी मैं बोर हो जाता हूं तो किसी भी पक्ष का चुनावी भाषण हो, एक बार सुन लो, आपको गारंटी है कि आपको हंसी आ जाएगी। और मेरे दोस्त ने, किसी ने मजाक में कहा भी था कि आजकल भारत देश के अंदर कार्डियक अरेस्ट अच्छा की संख्या कम हो गई है। क्योंकि पहले लोग नेताओं को सीरियसली लेते थे, अब सीरियसली लेते नहीं। और इसी के कारण अभी जिसको जो भी प्रॉमिस करना है वो कर भी देते हैं, लोग सुन भी लेते हैं, भूल भी जाते हैं, उसका कोई दिमाग पे या दिल पे इतना जोर नहीं रखते हैं। तो ऐसी सब बातों को हम साथ में लिए जाएंगे। लेकिन बुरा न मानो चुनाव है, इसके ऊपर एक मेरी कविता है। बिल्कुल सुनाइए। जैसे बुरा न मानो होली है, होली है। तो ये आपने जो टाइटल पकड़ा, बहुत खूबसूरत टाइटल, बुरा न मानो चुनाव है, के ऊपर मेरी एक कविता कि झूठ सत्ता तक पहुंचने का जरिया है। झूठ सत्ता तक पहुंचने का जरिया है, चुनाव मानो एक रेत का दरिया है। वाह। चुनाव मानो रेत का एक दरिया है और नेता के पास मुद्दों का अभाव है। नेता के पास मुद्दों का अभाव है, जीतने वाली पार्टी की तरफ उसका झुकाव है। बुरा न मानो चुनाव है। भीड़ बनकर लोग है आते, दिमाग घर पर भूल है जाते, और जो भी कहे नेता वो मान जाते। मान लेना ही भीड़ का स्वभाव है। बुरा न मानो चुनाव है। चांद तारे सजा सजा के, फटी जेबें दिखा दिखा के। चांद तारे सजा सजा के, फटी जेबें दिखा दिखा के, चौकीदार को चोर दिखा के। कईयों ने लगाया अपना दाव है, बुरा न मानो चुनाव है। और बावर्ची वे बने बनाए हैं, क्योंकि ख्याली पुलाव बहुत पकाए हैं। बावर्ची वो बने बनाए हैं, ख्याली पुलाव बहुत पकाए हैं, और पिछले वादे अभी बकाए हैं। हर बार देते नया घाव है, बुरा न मानो चुनाव है। तो ये बुरा न मानो चुनाव पे ये मेरी लिखी हुई एक कविता थी। क्योंकि कुछ भी बोलो तो जिस तरह से किसी को भी बुरा लग सकता है छोटी छोटी बातों में, और ऐसे ही एक पर्व आपने जो टाइटल ही ऐसा दे दिया कि मुझे भी थोड़ी बोलने की आज़ादी इसमें मिल गई, एक कवि होने के नाते। बिल्कुल। आपके हिसाब से मकरंद जी, चुनाव क्या है? हम कटाक्ष कर रहे हैं, अभी कविताएं पढ़ रहे हैं, मगर सीरियसली अगर हम बात करें तो आपके मुताबिक, आपके मन से चुनाव क्या है? टीकाकरण के अलावा हम बात करें। ये इसका जवाब मैं गुजराती में दूंगा। अच्छा, प्लीज। क्योंकि चुनाव को गुजराती में चूंटणी कहते हैं। चूंटणी कहते हैं। चूंटणी माणसे खणी लेवी જોઈએ। ચૂંટણી વિશેનો મારો અભિપ્રાય છે। ચૂંટણી માણસે ખણી લેવી જોઈએ, ખાસ કરીને રાજનેતાઓને એમને ઊંઘમાંથી જગાડવા માટે। અરે વાહ। અને જો ચૂંટાયેલો રાજનેતા જો સારો નીકળે ભૂલમાં, તો ફરી ચૂંટણી ખણી લેવી જોઈએ આપણી જાતને કે આપણે ખરેખર જાગીએ છીએ ને। આ ચૂંટણી વિશે મેં કોઈને કહ્યું કે ચૂંટણી કે સારું છે, ચૂંટણી ખણી લેવી જોઈએ। એટલે आज की जो चर्चा है, आज की जो बातें हैं ना, वो बिल्कुल है ना, वो कवि और लेखक अपने अंदाज में ही करने वाले हैं। क्या आप सुना रहे हैं अब? किसी ने लिखा था, क्योंकि देखो मैं जब भी एक कवि लेखक हूं तो मैं किसी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन हाँ जो देखता हूं और जो महसूस करता हूं
वो मैं हमेशा लिखता रहता हूँ। तो जैसे किसी ने कहा था कि भाई सरहद पे आजकल तनाव है, लगता है कि देश में चुनाव है। तो ये किसी ने कहा था, मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत बात कही थी। एक व्यंग मैंने लिखा है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ये जब भी मैं लिखने बैठा तो मेरे दिमाग में बहुत ही पॉपुलर डायलॉग, आपको अगर याद हो, शोले पिक्चर बहुत लेजेंडरी लोगों ने और लेजेंडरी कैरेक्टर को लेकर के बनाई गई। बिल्कुल। उसमें एक मौसी जी और अमिताभ का डायलॉग है। मुझे वो इतना, जब से मैंने सुना 70s की बात मैं कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में कि इसके क्या हो सकता है। तो शादी के प्रपोजल वाली सीक्वेंस। शादी के प्रपोजल वाली सीक्वेंस। ओके। कि भाई तुम्हारा दोस्त है और बसंती वगैरह की, तो मौसी को तो चिंता होती है कि ये लड़का कैसा होगा, क्या होगा वगैरह। तो अगर आप मुझे इजाजत दिए तो मैं पढ़ूं। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा। तो सिचुएशन आप याद कर लीजिए, और मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे। मौसी जी, और मैंने नाम विजय रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। मौसी जी, अरे बेटा विजय, इतना समझ लो कि एक बिन ब्याही लड़की की तरह होता है मेरा अपना एक वोट। किसी अच्छे से उम्मीदवार को एक बार दे दूं तो चैन की सांस ले सकूं। विजय, सच कहा मौसी जी, आपका वोट बड़ा बोझ है आप पर। अभी आप मौसी जी विजय में बार बार नहीं बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि तुम जिस नेता के लिए वोट मांगने आए हो, उस नेता का गोत्र क्या है, लक्षण क्या है, कमाता कितना है। कमाने का तो मौसी जी ऐसा है कि एक बार कुर्सी की जिम्मेदारी हाथ में आ गई तो कमाना भी शुरू कर देगा। तो क्या अभी तक कुछ नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा। लेकिन उसकी कमाई में से उसने हम सबको हर साल 72,000 रुपए देने का वादा किया है। लेकिन हर साल 72,000 रुपए वो लाएगा कहां से? बहुत सेवाभावी है हमारा नेता। जैसे ही कुर्सी पे बैठेगा, टैक्स पेयर की जेब पर हाथ चलाएगा और यूं चुटकी में हमारे लिए 72,000 रुपए। हाय हाय, तुम्हारा नेता जेब पर हाथ भी चलाता है। रोज रोज हाथ चलाने का थोड़ा मौका मिलेगा मौसी जी। बस एक बार उसे आंख चलाने से फुर्सत मिले तो हाथ भी चला लेगा। अभी तो फालतू मुंह चलाता है बेचारा। मुंह चलाता है मतलब ऐसा है कि जैसे ही बोलना सीख जाएगा तो फालतू मुंह चलाना भी बंद कर देगा मौसी जी। तो क्या अभी बोलना सीखा ही नहीं? ये मैंने कब कहा? एक बार वो अपनी अक्ल लगाना सीख जाए तो बोलना अपने आप में क्यों? उसकी अक्ल में कुछ गड़बड़ है बेटा। छी 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 मौसी जी, वो और अक्ल में गड़बड़? ना 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 ना, वो तो बहुत ही अच्छा और अक्लमंद नेता है। एक बार उसकी याददाश्त ठीक हो जाए तो हमारा नेता हीरा है, हीरा। कैसी याददाश्त? नवाबों जैसी। नवाबों जैसी मतलब बड़े बड़े नवाब छोटे छोटे आंकड़े थोड़े याद रखते हैं। जैसे कि लोन 1,10,000 1,10,00,000 की थी, या 1,30,000 करोड़ की थी, या 1.5 लाख करोड़ की थी। बस इन आंकड़ों को याद रखने के लिए रट्टा मारने की देर है मौसी। बड़ा ही नेक और गुणवान नेता है हमारा। कुर्सी नहीं है, पैसे का झूठा वादा भी करता है, आंख भी चलाता है, बोलना भी नहीं आता, याददाश्त भी ठीक नहीं। तो यह भी बता दो बेटा कि तुम्हारे इस गुणवान नेता के गोत्र क्या है। बस गोत्र का पता चलते ही आपको खबर कर देंगे मौसी जी। एक बात की दाद देनी पड़ेगी बेटा, भले ही 100 बुराइयां हैं तुम्हारे नेता में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफें ही निकलती है। क्या करूं मौसी जी, मेरी मजबूरी ही कुछ ऐसी है।
तो मैं आपका वोट पक्का समझूं? तो ये सब तालियां बजा दीजिए, मजा आ गया ना। तो ये वोट आपका मैं पक्का समझूं। अब कौन किसे पूछ रहा है? वोट की ये मारामारी है और हर व्यक्ति आज, हर व्यक्ति तो सोच रहा है किसे वोट दूं, मगर हर नेता ये सोच रहा है मुझे वोट दो। हर नेता इसी सोच में गली गली घूम रहा है, मगर वो सिर्फ ये 1-1.5 महीने की बात है। उसके बाद में कौन सी गली, कौन से लोग, कहाँ के वादे, कौन सी बातें, सब भूल जाएंगे और हमें सिर्फ याद रह जाएगी ये सारी बातें जो सटायर में कही है लेखकों ने, कवियों ने। हम लोग अभी, जैसे मैंने बताया कि हर गली, हर नुक्कड़ नेता घूमता है, अपनी बातें बताता है। तो क्या आपको लगता है उनकी बातों में वो तथ्य है? क्योंकि अभी बीच में किसी ने कहा, शायद आप ही से बात हुई थी या मेरी मृगांक जी से बात हो रही थी, कि कभी कभी नेता सच बोल देते हैं, कभी कभी सच बोल देते हैं। तो कभी कभी सच बोल देते हैं, ये बात आती है ना, तो ऐसा लगता है कि जब चुनाव होते हैं ना, तब कभी कभी सच बात निकलती है। उसके बाद में वो कितना सच साबित होता है वो तो सोचना रहा। तो अभी के जो भाषण, जुमलेबाजी इतना सारा चल रहा है, उसमें आप एक नेता को अगर आंकने की बात हो कि हाँ इसमें कुछ तथ्य है, इसमें कुछ सही है, वाकई ये हमारे देश के लिए, जनता के लिए बहुत सही है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, एक चीज़ है कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी आदमी सबको खुश नहीं रख सकता। जैसे हम अपने घर की भी बात करें तो आप हर वक्त सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन कोई भी नेता ऐसा हो कि जो सोच का पक्का हो और जिसको हम कन्विक्शन कहते हैं, तो कितनी भी कठिनाइयां हो, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहते हैं और कभी कभी लगाने पड़ते हैं। पार्टियों की मजबूरी होती है कि भाई किसी ने अच्छा काम भी कर दिया तो भी उसमें से कुछ निकाल करके, वो विपक्षों की तो आदत होती है, लेकिन हम सबकी भी आदत है कि किसी न किसी में कुछ नुक्स निकालते रहना। बिल्कुल सही है। लेकिन जिसने वो काम किया है, चाहे थोड़ा कम भी किया हो, वादे से भी थोड़ा कम किया हो, लेकिन उस दिशा में अगर उसके पैर गए हैं, तो ऐसे नेता को मुझे लगता है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब तो इतना एक्सपोजर है लोगों को भी, क्योंकि आप जो भी दिखाएंगे वो लोग मानेंगे ऐसा तो है नहीं। लोगों की अपनी एक सोच है, बिल्कुल अपने एक विचार हैं, और आप चाहे कितना भी कहो, लोगों को मालूम है कि कौन कितने पानी में है और कौन काम की बात करता है और कौन काम की बात नहीं करता। तो लेकिन उनका काम है। कभी कभी तो क्या होता है कि आप सवाल पूछो नहीं पूछो, नेता को जो जवाब वो इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको पता होगा। मैंने एक छोटी सी मैंने लिखा है इंटरव्यू के ऊपर। अच्छा। कि जैसे जर्नलिस्ट लोग हैं, हाँ। तो क्योंकि उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। एक तो उनको हंसते रहना पड़ता है, और सवाल पूछे उसका जवाब मिले भी नहीं भी मिले। तो एक छोटा सा इंटरव्यू जर्नलिस्ट ने लिया किसी नेता का। ओके। मैं आपके लिए हमारे लिए लिखा है, क्या बात है? बिल्कुल पढ़ता हूँ कि इनकी जो वेदना है वो कैसी होती है। लोग लिखते हैं, क्या बात है? कि भाई एक इंटरव्यू, हाँ। एक कोई भी आप नेता पकड़ लीजिए और जर्नलिस्ट पूछता है, क्योंकि उनको कहीं जाना है और उनके पास 2 मिनट है। हाँ। तो जर्नलिस्ट खुद अनाउंस कर देती है या तो कर देता है, हाँ। आपके पास 2 मिनट है नेताजी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नेताजी, पहले आप बालाकोट में मारे गए लोगों के नाम बताइए। पहले प्रधानमंत्री बताएंगे कि उनकी विदेश नीति क्या है। हम सांप्रदायिक ताकतों को इस देश से खत्म कर देंगे। जर्नलिस्ट, मौजूदा सरकार के बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दें। जीएसटी से देश को कितना नुकसान हुआ? सर, मैंने पूछा मौजूदा सरकार के बारे में आपके क्या विचार हैं? नेताजी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि राफेल के दाम 800 करोड़ से 1600 करोड़ कैसे पहुंचे। नोटबंदी ने सबकी कमर तोड़ के रख दी। सर, आप बताइए कि पड़ोसी देश के लिए आपके क्या विचार हैं? आज किसान आत्महत्या कर रहा है,
15 लाख रुपए देने की बात थी, पहले उसको निकालिए। कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों को बिना वजह जेल में डालने का कारण बताइए। जर्नलिस्ट, क्या आपको लगता है कि जनता का झुकाव किस पार्टी की तरफ होगा? हम पिछड़ों, दलितों और वंचितों के लिए काम करते हैं। ये लोग सूट बूट वाले लोग हैं। जर्नलिस्ट, अभी 2 मिनट तो खत्म हो गई, अभी जर्नलिस्ट का कंक्लूजन भी देखिए। तो दर्शक मित्रों, नेताजी ने आज बड़े ही बेबाकी से और बिल्कुल निर्भीकता से विदेश नीति, सांप्रदायिक ताकतें, राफेल, जीएसटी, नोटबंदी, किसान, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के बारे में बताया। आप ऐसे ही जुड़ते रहिए हमारे टीवी शो के साथ में। तो इतनी सारी बातें 2 मिनट बताई, तो 2 मिनट कहा, उन्होंने ऐसा मतलब निकाला कि मुझे ये सारा चीज बताना है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। सवाल कहाँ है, जवाब कहाँ पर जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और जनता सब जानती है। कहते हैं ना कि आप सब कुछ जानते हैं, मगर फिर भी हमारा जो धर्म है ना, वो पूछने का है। नेता को हम पूछते हैं, मगर सामने जवाब क्या मिलते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह मकरंद जी ने उसे बयां किया। बहुत मजा आया। और क्या सोच है इस इलेक्शन को लेकर, या कोई भी इलेक्शन को लेकर? नॉट हम अभी इलेक्शन का माहौल है, इसीलिए इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अभी के माहौल को आप कैसे देखते हैं? एक चीज मैं बताऊंगा कि जो बदलाव आए हैं छोटे मोटे, कि अब आप लोगों को लंबे समय तक मूर्ख बना के नहीं रख सकते। अगर आप जीत भी गए तो लोगों की बहुत पैनी नजर है उसके ऊपर। जो दूर दराज के गांव है, जहां थोड़ा शिक्षा का अभाव वगैरह है और जहां तक मीडिया नहीं पहुंच पाया, ऐसे कुछ इलाकों को अगर छोड़ दें तो लोग अभी चुनाव क्या है, चुनाव की स्ट्रेटेजी क्या है, उस स्ट्रेटेजी के पीछे क्या बात छुपी है, ये सारी चीजें वो भांप लेते हैं। और न सिर्फ भांप लेते हैं, जैसे मुझे हमको पता चलता है हम इमीडिएटली शेयर भी कर देते हैं। सही है। तो ऐसा नहीं कि मेरे मन में मैंने रखा और पहले नहीं बताया, बाद में रखा है। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली, वो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैं अगर बुरा ना मानना, चुनाव है, बुरा ना मानने वाली बात है कि क्योंकि ये महिलाओं के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही बहू सास बन जाती है, उस घड़ी से उसमें बहू वाले लक्षण खत्म हो जाते हैं। वैसे ही जब कोई आदमी नेता बन जाता है तो उस नेता में से आदमी के लक्षण खत्म हो जाते हैं। तो ये जो बात है बहुत सही, वो कॉमन रही है पहले से लेकर के अभी तक, आज तक, ये मैं कहूंगा। बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीदें होती है ना, वो ऐसा लगता है कि हर नेता हमारे साथ में जुड़ा रहे, जो बातें हमें मिलकर करते थे वैसी की वैसी होती रहे, मगर वैसा थोड़ा सा कम होता है। शायद ऐसा लगता है कि हमारी उम्मीदें ज़्यादा है या फिर उनके बदलाव बहुत ज़्यादा है, वो हम आज तक समझ नहीं पाए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की बात आती है तब ऐसा होता है। हम अक्सर, हम लोग एंकर में भी बहुत बोलते हैं लोकतंत्र का उत्सव है ये। वाकई ये उत्सव के तरीके से लोग लेते हैं, या फिर ठीक है आज छुट्टी का दिन मिल गया है, वोट करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये अगर बात पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, या फिर इससे रिलेटेड कुछ लिखा है आपने? देखो, नहीं मैंने लिखा नहीं, लेकिन मेरे विचार में आपको बता सकता हूँ कि उत्सव तो है ही है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। लेकिन उत्सव होना और ये उत्सव है ये समझना, हाँ। इसमें अंतर है। क्योंकि जो लोग समझते हैं कि ये उत्सव है, वो उत्सव में हिस्सा नहीं लेते। सही बात है। और जिनको कुछ अता पता नहीं है कि उत्सव है कि नहीं है, उनको वो ट्रक भर भर के उनको लाया जाता है और कहीं डाला जाता है, और एक भीड़ जिसका नाम ही भीड़ है, हाँ। वो इकट्ठी की जाती है। तो भीड़ को उत्सव समझना ये तो सही नहीं है, बिल्कुल। लेकिन भीड़ दिखा के ये उत्सव है ऐसा बताना, ऐसा एक चर्चा करना, वो ये ऐसा एग्जिबिट करना, ये एक फैशन हो गया है कि जितनी ज्यादा भीड़ उतना सफल कार्यक्रम। अच्छा। तो
जैसे हम लोग कवि सम्मेलन में वैसा करते हैं, बहुत सारा कवि लोग हमको सुनने आए, कविता सुनने आए, तो ज़्यादा लोग आए तो हम ज़्यादा पॉपुलर, ऐसी एक मान्यता है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। जो हीरा होता है वो हीरा ही होता है, और जो नहीं होता वो नहीं होता। इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा इस पे चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। और क्या सुनाएंगे, क्या लिखा है आपने चुनाव को लेकर? एक छोटी सी एक आखिरी कविता मैं सुनाऊंगा, फिर बाद में आपको जो पूछना है कि किसी ने कहा कि भाई पड़ोसी के बारे में आपकी क्या राय है। तो अभी जैसे पड़ोसी में बोलता हूं तो वैसे चुनाव है तो पड़ोसी देश की बात आती है, अपने आप में आ जाएगी। तो गुजराती में तो ऐसा कहता है कि कहा जाता है कि भाई पहलो सगो ते पड़ोसी। मतलब कि जो मुसीबत के समय में काम आता है वही तो सच्चा पड़ोसी है। देखिए अपना पड़ोसी वो मुसीबत जब भी चुनाव करता है, जब भी चुनाव आते हैं वो हमारे बखूबी काम आता है। चाहे आप इस पार्टी में हो चाहे आप उस पार्टी में हो, तो पड़ोसियों के बारे में मेरी बहुत अच्छी और नेक राय है। अच्छा। कि बेचारा कितनी मदद कर रहा है सालों से, और किन किन लोगों को नहीं की है। मुझे तो लगता है कि एक सर्टिफिकेट देना चाहिए कि इतनी मदद और कोई पड़ोसी ने किसी को की नहीं है। जब चुनाव की बात आती है मकरन जी, तब गरीबों के पास में नेताओं का जाना बहुत ही लाजमी हो जाता है। बस्ती में घूमना वोट अपील के लिए, बस्ती में रैलियां निकालना, बस्ती के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कहना कि हम आपकी बदौलत ही है, क्या वाकई ये जो सिनारियो है वो सही है आपके मुताबिक कि वोट तो हर व्यक्ति देता है मगर नेताओं का झुकाव हमेशा उन गरीबों के लिए होता है, उन गरीबों के बीच जाना उनका मकसद रहता है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सारे उनके जो मैनिफेस्टो में जो बातें होती है ना वो भी उन्हीं के लिए होती है, मगर चुनाव के बाद में वो बातें कहीं ना कहीं उनके लिए नहीं रहती हैं। मेरा थोड़ा सा अलग इसके बारे में सोच है। जैसे कि हम अपने आप की बात करें तो हम सब भगवान में मानते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जो भी अपना अपना धर्म है उसी हिसाब से। मैं मंदिर की बात करूंगा क्योंकि मैं मंदिर जाता हूं, लेकिन मैं रोज मंदिर नहीं जाता। लेकिन मैं जब कभी मुसीबत में हूं और मुझे कुछ भगवान से अपेक्षा है, मानो कि एग्जाम में पास होना हो, मेरी बेटी पास हो जाए, या तो इसको नौकरी मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए वगैरह किस्म की कोई चीज हो, तो मैं जरूर जाऊंगा भगवान के पास, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये यही है जो मुझे दे सकता है। अच्छा। तो मुझे उसकी याद वैसे तो आती है, लेकिन मैं उसके लिए भागा भागा जाता नहीं कहीं, मैं अपने फुर्सत से जाता हूँ। लेकिन जब ऐसा माहौल हो तो मैं छुट्टी लेके, है ना, मुझे आज ये करने जाना है, ये मैंने बोला है कि मुझे जाना है करके, तो बतौर एक खास जिसको बोलते हैं, तो हम मंदिर जाते हैं और खड़े भी रहते हैं और बड़े ही चाव से भगवान के सामने, वैसे तो कभी देखते नहीं लेकिन उस टाइम पर बराबर आंखों में आंखें मिला के देखते हैं। वैसे ही जब भी नेताजी को जरूरत लगती है कि भाई अभी तो मुझे जो दे सकता है वो यही दे सकता है, तो जो मतदाता है वो उस टाइम वो मौके की नज़ाकत को देखते हुए वो भगवान है उसके लिए, जो मतदाता है वो, इसलिए वो जाता है, उसको भगवान समझ दे कि वो हाथ भी जोड़ता है, कभी कभी तो साष्टांग भी कर लेता है। बिल्कुल सही है। और इतनी सारी अटेंशन करता है, और वो न सिर्फ जाता है लेकिन उसके लिए अभी जाना जरूरी नहीं है, लेकिन दिखाना जरूरी है। बिल्कुल सही है। मैं जाकर के गुपचुप आ गया तो वो चलेगा नहीं, वो दिखाना उतना ही आवश्यक बन गया। वो एक रोग है एक्चुअली कि आप दिखावे की राजनीति जिसको बोलते हैं, और ये हर पक्ष में है कि अगर आपने बताया किया वो जरूरी नहीं, लेकिन बताया तो बात बनती है और जरूरी लगती है वो बात। शोबाजी का जमाना है और कहीं ना कहीं वो दिखाना है कि हम आपके लिए हैं।
बिल्कुल ऐसा है। और हर नेता यही चाहता है कि हर व्यक्ति को ये कहता है कि मैं आपका हूँ, मगर ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि वो खुद का भी नहीं होता। खैर, बुरा न मानो चुनाव है, उसमें मैं भी शामिल हो गई हूँ। और क्या सुनाने वाले हैं आप? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब इतना, लास्ट में ऐसा एक था कि भाई एक आदमी ऐसे वो बैसाखी लेकर के अपना टूटा हुआ पाव लेकर के कहीं जा रहा होगा, जैसे उसका नाम रमेश है, ऐसा समझ लीजिए। तो नेता उनको मिल जाते हैं कि रमेश भाई तेरे साथ ये क्या हुआ? रमेश ने कहा यूं कहिए क्या नहीं हुआ। नेता बोला मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? रमेश ने गहरी सांसें ली। मेरा शनि बहुत है भारी, मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी। नेता बोले तुम भी खूब हो, बड़े ही बेवकूफ हो, ऐसा कोई करता है क्या? फिर बैसाखी की तरफ देखकर बोले यह क्या है? रमेश बोला यूं समझो कि यह बैसाखी मेरी आर्थिक परिस्थिति है। ओके। और ये टूटा हुआ पांव मेरे सपने हैं। नेता बोले अच्छा बताओ हुआ क्या था? रमेश ने कहा पिछली बार आपको वोट दिया था, तो तभी मेरी ये हालत हुई है। कहने का मतलब कि अगर मैं नहीं देता तो शायद मेरी हालत नहीं हो पाती। तो ऐसे वोट जिसको हम अपना समझ के वोट देते हैं और फिर लगता है कि ये तो अपना था ही नहीं, हालांकि उसे समझने में गलती की कि ये तो वैसे भी किसी के नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो अभी परिस्थिति ऐसी हुई कि जो कम बुरा है उसको वोट दिया जाए। बहुत सही बात है। तो क्योंकि मैं अगर कहूं कि मैं भी बहुत अच्छा आदमी हूं तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो मैं कितना बुरा और कितना कम बुरा हूं, वहां से मेरा मूल्यांकन शुरू होता है। कितना अच्छा हूं उससे मूल्यांकन नहीं होता है। नहीं होता है। बहुत बहुत सही बात बताई मकरन जी। और सही मायनों में जो कविताओं के जरिए, जो लेखन के जरिए आपने एक मतदाता को जो सोच में आपको सोचना है, बदलाव लाने की कोशिश आपको खुद को करनी है, मगर हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप जागरूक हो। और ये कार्यक्रम के जरिए भी हम लोग कहीं ना कहीं वही मैसेज देने की कोशिश करते हैं मकरन जी कि लोग सोचे, और सोचने पर हम उनको कुछ मुद्दे देते हैं, और वो भी जब कविता के जरिए कहा जाए तो शायद उनको ज़्यादा यहाँ तक पहुँचती है बात। इसीलिए आप जैसे कवियों को, लेखकों को हम लोग बुलाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कुछ कहना चाहोगे शहर के मतदाताओं को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी आइडियोलॉजी हो, आप जिसको अच्छा समझते हैं कि ये आदमी काम कर सकता है, पर्सनल लेवल पे नहीं, लेकिन एक जिसके काम की वजह से समाज को, शहर को और लोगों को और उनके रहन सहन में कुछ बदलाव आ सके, तो ऐसे नेता को आप चुनिए और वोट ज़रूर दीजिए। थैंक यू। बहुत सही बताया कि आप जिसे चुनना चाहते हैं वो कितना जनहित में काम कर सकता है, उसके बारे में सोचना है और फिर चुनना है। तो फिर बस सोचना आपको है। लोकतंत्र का उत्सव गुजरात मनाने जा रहा है और उसका इंतज़ार सभी को है। नेताओं को ज़्यादा है क्योंकि अभी नेता की जो सारी बातें चल रही है हर गली नुक्कड़ पर, वो ये है कि आप हमें वोट दीजिए। चुनना आपको है, सिलेक्ट आपको करना है। आखिर में एक ख़ास बात बताऊं, अगर कोई पसंद नहीं है तो उसका ऑप्शन भी हमें सरकार ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उसको याद रखना है, मगर हमें वोटिंग बूथ तक ज़रूर जाना है। बुरा न मानो चुनाव है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें वीएनएम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब हमारा चैनल है वीएनएम टीवी का, और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, उसे लाइक करके हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि वडोदरा शहर की और वडोदरा के आसपास की और देश भर की खबरों से, देश भर की बातों से आप वाकिफ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।